जमीन के एक टुकड़े की सीमा मापना कितना मुश्किल हो सकता है। मतलब एक इंच टेप उठाइए और नाप लीजिए, है ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी सीधे से सवाल ने दशकों तक दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों और गणितज्ञों की रातों की नींद उड़ा दी थी। आज हम इसी उलझन में गोता लगाने वाले हैं जिसे तटरेखा विरोधाभास या कोस्टलाइन पैराडॉक्स कहते हैं। एक ऐसा ज्यामितीय रहस्य जो दूर से एकदम सीधा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाते हैं ये एक अनंत पहेली बन जाता है। तो चलिए इस आसान से लगने वाले सवाल से शुरू करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की तटरेखा आखिर कितनी लंबी है? ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप है, चारों तरफ पानी है, कोई असीमित जगह तो है नहीं। तो लॉजिक यही कहता है कि इसकी सीमा की एक फिक्स्ड सटीक लंबाई होनी चाहिए जिसे हम आसानी से नाप सकें। लेकिन यहीं पर दिमाग चकरा देने वाला मोड़ आता है। जरा सोचकर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जगह जिसका क्षेत्रफल बिल्कुल सीमित हो, लेकिन उसकी परिधि यानी पेरीमीटर इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने लगे? सुनने में एकदम नामुमकिन लगता है, पर इस रहस्य के केंद्र में यही चौंकाने वाला सच छिपा है। खैर, इस पूरी पहेली की कहानी शुरू होती है साल 1951 में। लुइस फ्राई रिचर्डसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जो असल में देशों की साझा सीमाओं और उनके बीच होने वाले संघर्षों की संभावनाओं का अध्ययन कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बहुत ही अजीब डेटा पर पड़ी। स्पेन और पुर्तगाल अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट? पर स्पेन के आधिकारिक रिकॉर्ड के हिसाब से वो सीमा 987 किलोमीटर लंबी थी, जबकि पुर्तगाल के रिकॉर्ड में वो 1214 किलोमीटर थी। अब मजे की बात यह है कि दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। ये कोई क्लर्क की गलती नहीं थी, बल्कि इस बड़े भौगोलिक रहस्य का सबसे पहला और सबसे अहम सुराग था। रिचर्डसन ने ठान लिया कि पता तो करना पड़ेगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। उन्होंने जो डेटा इकट्ठा किया उसमें एक बड़ा ही गजब का पैटर्न सामने आया। इस ग्राफ को देखिए। उन्होंने नोटिस किया कि आप तटरेखा मापने के लिए जो स्केल या रूलर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी लंबाई जितनी छोटी करते जाएंगे, मापी गई कुल तटरेखा उतनी ही लंबी होती जाएगी। इसे आज हम रिचर्डसन इफेक्ट कहते हैं। मतलब नापने का उपकरण जितना छोटा होगा, आपका बॉर्डर उतना ही लंबा खिंचता चला जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन के केस में तो ये डेटा सच में बेतुका लगने लगता है। देखिए, अगर आप 100 किलोमीटर लंबा स्केल लेकर ब्रिटेन की तटरेखा नापते हैं तो जवाब आता है लगभग 2800 किलोमीटर। अब उस स्केल को आधा कर दीजिए, यानी 50 किलोमीटर। अचानक से तटरेखा खिंचकर 3400 किलोमीटर हो जाती है। और अगर आप सिर्फ 1 किलोमीटर का छोटा स्केल ले लें तो लंबाई सीधे उछलकर 8000 किलोमीटर पार कर जाती है। जगह वही है, द्वीप वही है, लेकिन आंकड़े रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा जादू हो कैसे रहा है। रीजन बहुत ही बेसिक है। मान लीजिए आप एक लोहे की सीधी छड़ नाप रहे हैं, तो स्केल छोटा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक तटरेखा कोई सीधी सड़क तो है नहीं। जब आप नक्शे पर दूर से 100 किलोमीटर का स्केल रखते हैं तो आप बहुत सारी छोटी छोटी खाड़ियों, गड्ढों और चट्टानों के मोड़ों को स्किप कर देते हैं, एकदम शॉर्टकट। लेकिन जब आप छोटा स्केल लेकर एकदम करीब से नापते हैं तो वो सारी जटिलताएं, छोटे छोटे घुमाव भी गिनती में आ जाते हैं। और जाहिर है, जब आप हर एक छोटे मोड़ के अंदर जाएंगे तो कुल लंबाई तो बढ़ेगी ही ना। गणितीय कारण फ्रैक्टल ज्योमेट्री। इस भौगोलिक पहेली ने लंबे समय तक नक्शा बनाने वालों के पसीने छुड़ा दिए थे, जब तक कि 1960 के दशक में बेनोइट मैंडलब्रॉट नाम के जीनियस गणितज्ञ ने एंट्री नहीं ली। मैंडलब्रॉट ने इस अजीबोगरीब समस्या को एक बिल्कुल नए गणितीय चश्मे से देखा, और उसी चश्मे का नाम है फ्रैक्टल ज्योमेट्री। मैंडलब्रॉट ने दुनिया को फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये फ्रैक्टल क्या चीज़ है? सिंपल शब्दों में कहें तो फ्रैक्टल एक ऐसा शेप है जिसके छोटे हिस्से बिल्कुल अपने पूरे बड़े शेप की तरह ही दिखते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सिमिलैरिटी, यानी आत्म समानता। हमारी तटरेखाएं इसका एक परफेक्ट नेचुरल उदाहरण है। स्पेस से देखने पर तटरेखा में जो खाड़ियां और मोड़ दिखते हैं, जमीन पर खड़े होने पर चट्टानों में भी ठीक वैसे ही मोड़ दिखेंगे। और अगर और करीब जाकर रेत के कणों को देखें तो वहां भी वैसी ही जटिलता मिलेगी। ये पैटर्न हर लेवल पर खुद को रिपीट करता रहता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए कोच स्नोफ्लेक नाम का ये शानदार शेप देखते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक फिक्स्ड बाउंड्री के अंदर अनंत परिधि हो सकती है। आप एक त्रिकोण से शुरुआत करते हैं, फिर उसके हर किनारे के बीच में एक और छोटा त्रिकोण जोड़ देते हैं। ऐसा लगातार करते रहने से उसका कुल एरिया तो लगभग उतना ही रहता है। वो अपनी जगह से बाहर नहीं जाता, लेकिन उसका जो बाहरी किनारा है वो हर नए त्रिकोण के साथ बढ़ता चला जाता है, इन्फिनिटी तक। तटरेखाओं के साथ भी एग्जैक्टली यही खेल चल रहा था।
मैंडलब्रॉट सेट में जूम इन करने और इस अनंत फ्रैक्टल जटिलता को देखने पर यह बात और पक्की हो जाती है। मैंडलब्रॉट ने यह महसूस किया कि ये जो भौगोलिक लकीरें होती हैं ना, ये अपनी डिटेल्स में इतनी उलझी हुई होती हैं कि इनकी कोई एक पक्की लंबाई बताना गणितीय रूप से लगभग नामुमकिन है। आप जितना जूम इन करेंगे, आपको उतने ही नए मोड़ और घुमाव मिलते जाएंगे। थ्योरी के हिसाब से तो इस गणित की दुनिया में जूम इन करने की कोई लिमिट ही नहीं है। सीधी रेखा की तुलना में इस अत्यधिक घुमावदार फ्रैक्टल वक्र को देखिए। अगर आपके पास एक सिंपल सा वक्र है तो एक सीधी नीली रेखा से आप उसे आसानी से नाप लेंगे, लेकिन जब बात लाल रंग की इस फ्रैक्टल रेखा की आती है तो मामला फंस जाता है। आप अपना स्केल जितना छोटा करेंगे, वो हर एक छोटे से छोटे मोड़ के अंदर घुसकर सांख्यिकीय जटिलता को नापने लगेगा, और इसका नतीजा टोटल लंबाई बिना रुके लगातार बढ़ती ही चली जाएगी। वास्तविक दुनिया की अराजकता। चलिए, थ्योरी और गणित की बातें तो बहुत हो गई, अब आते हैं जमीन पर। जब ये फ्रैक्टल का अजीबोगरीब गणित हमारी असली दुनिया से टकराता है तो जमीनी स्तर पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। सरकारों और प्लानर्स के लिए ये कोई मजेदार गणितीय पहेली नहीं है, बल्कि एक वास्तविक दुनिया की अराजकता है। अब जरा इस नंबर 100 पर गौर कीजिए। अमेरिका में मैरीलैंड राज्य की तटरेखा को जब अलग अलग आधिकारिक एजेंसीज ने नापा तो अनुमान 331 मील से लेकर 3190 मील तक कुछ भी आ रहे थे। मतलब सीधा सीधा 100 गुना का फासला। अब सोचिए, एक ही राज्य की तटरेखा और लंबाई में 100 गुना का फर्क। ये पूरी तरह से इस पर डिपेंड कर रहा था कि उन्होंने नापने के लिए स्केल कौन सा लिया था। किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए ये एक बुरे सपने से कम नहीं है। इस विरोधाभास के परिणाम सिर्फ कागजी दिक्कतें नहीं हैं। जब दो देशों को समंदर के बीच अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री खींचनी हो तो एक एक इंच मायने रखता है। और तटीय संपत्तियों यानी रियल एस्टेट का क्या? वहां अधिकारों का निपटारा कैसे होगा जब यही नहीं पता कि जमीन की सीमा कहाँ खत्म हो रही है? सबसे भयानक स्थिति तो आपदा के समय आती है। मान लीजिए समंदर में तेल का रिसाव हो गया। अगर आपको अपनी तटरेखा की सही लंबाई ही नहीं पता तो आप सफाई के लिए कितने संसाधन और मशीनें भेजेंगे? तो ये सिर्फ गणितज्ञों के खेलने की चीज बिल्कुल नहीं है। विरोधाभास का समाधान, वास्तविकता की ओर वापसी। तो क्या हम हमेशा के लिए इस उलझन में फंसे हुए हैं? शुक्र है नहीं। इतने दशकों के भ्रम के बाद साल 2022 में जेरार्ड मैकनमारा और उनके साथियों ने एक नया वैज्ञानिक नजरिया दुनिया के सामने रखा। एक ऐसा नजरिया जो हमें वापस ठोस जमीन पर लाता है और इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देता है। समाधान पर आने से पहले इस गणितीय पागलपन के चरम बिंदु को देखते हैं। 2020 में रेयान स्टोआ ने कहा था कि अगर इस लॉजिक को परमाणु स्तर यानी एटॉमिक लेवल तक ले जाएं तो किसी भी तटरेखा की लंबाई अनंत तक पहुंच जाती है। और यही वो थॉट था जिसने इतने सालों तक सबको उलझा कर रखा। लेकिन आधुनिक विज्ञान अब इस अनंत वाली धारणा को सिरे से खारिज करता है। अमूर्त गणित और भौतिक वास्तविकता के बीच का अंतर ही यहाँ सारी चाबी है। देखिए, पेपर पर जो गणित है उसमें आप एक फ्रैक्टल को जितनी बार चाहें डिवाइड कर सकते हैं, अनंत बार जूम कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये जो असली भौतिक दुनिया है ना, ये ऐसे काम नहीं करती। हमारी असली तटरेखाएं कोई थ्योरी नहीं है, वो पदार्थ यानी मैटर से बनी ठोस चीजें हैं, और वो हर छोटे लेवल पर एकदम परफेक्ट सेल्फ सिमिलर नहीं होती हैं। भौतिक दुनिया में मापन की प्राकृतिक सीमाएं होती हैं। आखिर तटरेखा है क्या? वो जगह जहां पानी जमीन से टकराता है। तो भाई, पानी के एक मॉलिक्यूल या अणु से छोटी किसी चीज को तो आप नाप ही नहीं सकते ना। पानी का वो मॉलिक्यूल एक फुल स्टॉप लगा देता है जहां फ्रैक्टल का सारा गणित दम तोड़ देता है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे सैटेलाइट कैमरों का भी एक पिक्सल रेजोल्यूशन होता है। और जहां समंदर के किनारे इंसानों ने कंक्रीट की दीवारें या सैंडबैग लगा दिए हैं, वो कृत्रिम सीमाएं तो वैसे भी फिक्स्ड हैं। तो एक सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई का होना ही उस लूप को तोड़ देता है जो तटरेखा को अनंत तक खींच रहा था। विभिन्न इकाई लंबाई पर मापे गए इस्लाकोलेब्रा के इस खंड को ही देख लीजिए। ये प्यूर्टो रिको का एक हिस्सा है। जब मॉडर्न वैज्ञानिकों ने इस तटरेखा को छोटे और हाई रेजोल्यूशन स्केल पर नापा तो उन्होंने देखा कि एक पॉइंट के बाद लंबाई का बढ़ना रुक जाता है। वो अनंत तक नहीं भागती, बल्कि ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी घटते प्रतिफल के पॉइंट पर आ जाती है। मतलब एक लिमिट के बाद आप स्केल कितना भी छोटा कर लें, लंबाई में कोई खास वृद्धि नहीं होती, खेल वही खत्म हो जाता है। तो आज के तटीय वैज्ञानिक और सुपर कंप्यूटर्स इस विरोधाभास को कैसे बाईपास करते हैं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक बेस यूनिट तय कर ली जाती है, चाहे वो एक सैटेलाइट पिक्सल हो या फिर पानी का एक अणु।
दूसरा, उन सभी फिक्स्ड और सीमित लंबाइयों को जोड़ लिया जाता है। और तीसरा, आपको मिल जाती है एक फिक्स्ड सॉलिड एब्सोल्यूट कोस्टलाइन लेंथ या पूर्ण तटरेखा लंबाई, जो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए बिल्कुल सटीक है। पहेली सॉल्व्ड। तो तटरेखाओं के इस अनंत खिंचाव का रहस्य तो आखिरकार सुलझ गया। इससे हमें ये समझ आता है कि गणित के फॉर्मूले हर बार असली दुनिया में हूबहू फिट नहीं बैठते, लेकिन जाते जाते ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर शुद्ध गणित की वो अनंत वाली धारणा पानी के एक छोटे से अणु से टकराकर टूट सकती है, तो इस ब्रह्मांड में और कौन सी ऐसी अनंत अवधारणाएं मौजूद हैं जो हमारी सीमित वास्तविकता से टकराने का इंतजार कर रही हैं। सोचिएगा जरूर। आज की इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।